राजनीति कहीं की भी हो, कभी सीधी लाइन में नहीं चलती, बल्कि किसी बड़े समंदर की लहरों के जैसे उठती गिरती रहती है। यानी अक्सर उथल पुथल मची ही रहती है। अब बांग्लादेश की राजनीति की बात करें तो इन दिनों यहाँ भारी उथल पुथल है। बांग्लादेश के सामने इस समय बड़ी सियासी चुनौतियां हैं, जिनसे निपटना यूनुस सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। आपको बता दें, जब से बांग्लादेश बना है तो शुरुआती दौर से ही यहाँ की सियासत कुछ टेढ़ी मेढ़ी सी ही रही है। बांग्लादेश में जो आज हो रहा है वो वहाँ पहले भी होता रहा, और कई ऐसे नेता हैं जिन्हें पहले देश छोड़कर भागना पड़ा और फिर मौका मिलते ही, माहौल पक्ष में होते ही राजनीति में उन्होंने वापसी भी की। तो आज एक नज़र उस पर डालते हैं कि कौन से हालात थे और उन नेताओं की कहानी जो नेता पहले निर्वासन में होते हैं और बाद में सत्ता की धुरी तक बन जाते हैं। और जो सरकार आज है, क्या उन्हें देश छोड़ना पड़ सकता है? पड़ोसी मुल्क की राजनीति की इस कहानी के दो सबसे बड़े किरदार इस समय चर्चा में हैं। पहला शेख हसीना और दूसरा तारिक रहमान। जहां शेख हसीना 2 बार निर्वासन झेल चुकी हैं और फिर सत्ता में वापसी की, वहीं तारिक रहमान ने 17 साल के निर्वासन के बाद अब वतन वापसी की है। अब सियासत में एंट्री की तारीख बाट जोह रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है? बांग्लादेश की सियासत में शेख हसीना के लिए आज माहौल भले ही प्रतिकूल हो, लेकिन शेख हसीना का नाम वहाँ एक महज नेता का नहीं, बल्कि एक पूरे दौर का है। 1975 में उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। तो ये दौर था 70 से 80 के दशक का। शेख हसीना 1975 से 1981 तक देश से बाहर रही और उन्हें तब भी भारत में शरण लेकर रहना पड़ा था। उन्होंने फिर 1981 में बांग्लादेश लौटकर अवामी लीग की कमान अपने हाथों में ली और धीरे धीरे सियासत में अपनी पकड़ मजबूत बनाई और इसके लिए एक लंबा संघर्ष भी किया। उसके बाद आखिरकार शेख हसीना को जीत मिली और प्रधानमंत्री के पद तक पहुंची और लंबे समय तक शेख हसीना ने बांग्लादेश की सरकार चलाई। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश की राजनीति में ये जरूरी नहीं कि जिसे बेदखल कर दिया गया है उसकी वापसी नहीं हो सकती। आज जो सरकार में है उसे कल देश छोड़कर भागना भी पड़ सकता है, और जो भागा हुआ है उसे सत्ता पर भी बिठाया जा सकता है। जैसे शेख हसीना को शरण लेनी पड़ी और तारिक अनवर की अब वापसी हो गई। अब तारिक के लौटने के बाद यहाँ की राजनीति गर्मा गई है। एक अलग ही दिशा में राजनीति चल पड़ी है। 17 साल बाद वतन लौटे खालिद जिया के बेटे तारिक रहमान के सामने बांग्लादेश की सियासत में एक क्या चैलेंज है, क्योंकि ये भी तो निर्वासित थे। निर्वासन के बाद लौटे तारिक रहमान के सामने बांग्लादेश में देखा जाए तो बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। जहां शेख हसीना 2 बार निर्वासन झेल चुकी, फिर सत्ता में लौटी, लेकिन 17 साल बाद लौटे तारिक के लिए अब सियासत में एंट्री की जो बाट जो ही जा रही है, उनके लिए चैलेंज कम नहीं। 2024 में इतिहास ने फिर से करवट ली और सियासी हालात बदले और शेख हसीना को दोबारा अपना देश छोड़ना पड़ा। फिलहाल वो भारत में रह रही हैं और बांग्लादेश के हालात सुधरने का इंतजार कर रहे हैं। शायद तभी उनकी वापसी संभव है। सवाल ये है कि क्या इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है या उनकी सियासत का ये सबसे बड़ा विरोधाभास होगा। दशकों तक जो महिला सत्ता की धुरी बनी रही, वो आज एक बार देश से बाहर है। शेख हसीना अगर सत्ता का केंद्र रही हैं तो तारिक रहमान भी विपक्ष के प्रभावशाली नेताओं में से एक नाम है। वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के संस्थापक जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और उनके सियासत के उत्तराधिकारी भी हैं। साल 2008 में सियासी उथल पुथल और कानूनी केस के बाद तारिक रहमान बांग्लादेश छोड़कर चले गए थे। वो 2008 से 2025 तक यानी लगभग 17 साल के लंबे समय बाद बांग्लादेश में वापस लौटे हैं और अब 2025 में रहमान की सियासत में दोबारा एंट्री होने जा रही है। वहां जो हालात हैं वो बता रहे हैं कि बीएनपी अपने सबसे बड़े चेहरे के तौर पर तारिक को पेश करने जा रही है। लेकिन प्रश्न यही है कि क्या राजनीति का वनवास खत्म करके लौटे तारिक सत्ता की धुरी बन पाएंगे? क्या शेख हसीना की राह पर चल पाएंगे तारिक रहमान? ये कुछ सवाल हैं जो बांग्लादेश की राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं। वो बताते हैं कि बांग्लादेश का इतिहास है कि यहाँ यदि सत्ता से बेदखल कर दिया जाए तो उसकी सियासत का अंत नहीं होता, बल्कि फिर एक नई शुरुआत हो सकती है। और यही सोचकर तारिक रहमान एंट्री करने की बात सोच रहे हैं। लेकिन तारिक रहमान के आगे का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है। उनके सामने जो चुनौतियां हैं उनमें सबसे बड़ी 3 चुनौतियां हैं जिनसे निपटना आसान नहीं होगा। सबसे पहला चैलेंज है बिखरी हुई बीएनपी को एकजुट करना।
ताकि रहमान का सियासी दल है बीएनपी, जो लंबे समय से बैकफुट पर है, कार्यकर्ताओं को एक साथ लाना, उनमें जोश लाना तारिक का सबसे बड़ा चैलेंज होगा। तारिक का दूसरा चैलेंज है खुद पर लगे दाग मिटाना। तारिक रहमान भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं और पुराने केसों की बदसूरत छाया अभी भी उनके साथ है। शेख हसीना के जैसे उन्हें भी खुद को राजनीतिक रूप से पीड़ित स्थापित करना पड़ेगा और जनता की हमदर्दी लेनी पड़ेगी। तो ये भी देखना होगा कि जनता उनके साथ कितनी है। और सबसे बड़ा चैलेंज, तीसरा चैलेंज है जनता का भरोसा जीतना। सरकार में यदि वापसी करनी है तो महज पुराने इतिहास से नहीं होती, बल्कि इसके लिए जमीनी समर्थन भी चाहिए होता है। जनता का विश्वास होता है। बांग्लादेश की जनता क्या उन्हें एक ऑप्शन के तौर पर कबूल कर पाएगी या नहीं, यही सबसे बड़ा निर्णायक होगा और यही सबसे बड़ी चुनौती भी। तो बांग्लादेश की राजनीति में निर्वासन शिकस्त नहीं बल्कि ठहराव ज्यादा मायने रखता है। जो तारिक अनवर को अपनी रणनीति बनानी होगी, यही सबसे माकूल समय भी है। शेख हसीना इसकी सबसे बड़ी उदाहरण है, जो बांग्लादेश छोड़कर गई। हालात ठीक होने पर उन्होंने वापसी की और प्रधानमंत्री के पद तक पहुंची। अब यही सवाल तारिक अनवर के सामने है, क्या वो भी समंदर की लहरों के जैसे लौटकर सत्ता के किनारे तक पहुंच पाएंगे, या इस बार इतिहास कोई नई कहानी लिखने जा रहा है। सत्ता का रास्ता जनता के विश्वास पर टिका होता है। अब देखना होगा बिगड़े हालातों में तारिक अनवर किस तरह से वापसी कर पाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।